जंगल में चल रहे थे कि तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और लाक्ष के बगल से कोई चीज तेजी से सर के गुजरती है, जिससे लाक्ष घबरा जाता है और जोर से चिल्लाया, मम्मा। लाक्ष की चीख सुनकर जख्म जल्दी से लाक्ष को देखती है। तभी लाक्ष के पास से एक बार फिर कुछ निकलकर जाता है और इस बार जख्म की नजर उस पर पड़ जाती है और वो चीज कुछ और नहीं, एक बड़ा सा बर्ड था, चील, ईगल। इतना बड़ा चील देखकर जख्म हैरान रह जाती है और जल्दी से लाक्ष को अपने सीने से लगा लेती है। वह चील बार बार उनके सिर के ऊपर घूम रहा था, जैसे वह उनके बच्चों पर अटैक करना चाहता हो। इसी वक्त कायांश की नजरें भी उस चील पर पड़ गईं और वो देव को अपनी गोद में उठा लेता है। जख्म एकांश को भी अपने सीने में छुपा लेती है और उन दोनों की आंखें बंद कर देती हैं। चील उनके सिर के ऊपर ही गोल गोल घूम रहा था और उस चील की आवाज इतनी भयानक थी कि उन सबके कान के पर्दे फटने को तैयार थे। कायांश जल्दी से उनके पास आ जाता है। देव ने भी अपना मुंह कायांश के सीने में छुपा लिया था। वो चील इतना बड़ा और डरावना था कि जख्म को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। वो चील बार बार उनके सिर के ऊपर से जाकर फिर वापस आसमान में जाकर उनके पास आ रहा था और वह जानती थी कि चील कितने डेंजरस होते हैं, और अगर खासकर वो जंगली हो तो। इतना बड़ा चील उसने इमेजिन भी नहीं किया था। कायांश देव को भी नीचे उतार देता है। जख्म अपने बेटे देव को भी अपने सीने में छुपा लेती है और वही कायांश उन चारों को अपनी बाहों में भरकर कवर कर लेता है। कायांश की हाथ जैसे ही जख्म की पीठ पर लगता है, जख्म कांप जाती है, पर वह हिलती नहीं है क्योंकि उसके बच्चों ने लिए यह खतरा साबित हो सकता था। वो चील बार बार उनके ऊपर से उड़ जा रही थी। कायांश की आंखें सर्द हो जाती हैं। वह जल्दी से एक्टिव होता है। मामा, हमें डर लग रहा है। देव, लक्ष्य और एकांश डरते हुए बोले। जख्म अपने बच्चों को शांत कराते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बेटू, बस शांत हो जाओ। तभी कायांश ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, तुम तीनों ब्रेव बॉय हो ना, डरो मत, तुम्हारी मामा बहुत स्ट्रांग है और मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी नहीं होगा, वह सिर्फ एक बर्ड है। कायांश बस ये सोच रहा था कि उस चील को पकड़ा कैसे जाए। उसे हिम्मत के साथ दिमाग से काम लेकर अपने हाथ का इस्तेमाल करना होगा। पर वह चील इतना बड़ा था कि ऐसे काबू में नहीं आ सकता। इसीलिए कायांश उन चारों को नीचे कर लेता है और उन चारों को समझाते हुए बोला, जब तक मैं ना कहूं ऊपर मत देखना गलती से भी, वरना वह तुम चारों में से किसी की आंखें लेकर चला जाएगा। ये सुनकर जख्मा अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लेती है। कायांश ने जख्मा को देखते हुए में कहा, रिलैक्स, अगर तुम हार मान जाओगी तो बच्चे डर जाएंगे। वह सिर्फ एक बर्ड है, लेकिन वह चील है। जख्म घबराते हुए बोली। जख्म की घबराई आवाज सुनकर कायांश समझ गया था कि जख्म बुरी तरीके से डर गई है। वह अपने बच्चों के लिए वरी हो रही थी। कायांश धीरे से अपना सिर उठाकर देखता है कि वह चील उनके आसपास ही राउंड लगा रहा था, सिर के ऊपर। बस एक मौका और उसके बाद उसके पास शायद लास्ट चांस होगा उसे पकड़ने का। इस वक्त चील उनके सिर के ऊपर से तेजी से आ रहा था। तभी कायांश एकदम से अपना हाथ ऊपर बढ़ाकर उस पर झपट पड़ता है और वह चील को नीचे पटक देता है। वह चील फड़फड़ाने लग जाता है। कायांश जल्दी से जाकर उसे चील के ऊपर अपना दोनों जूता रखकर खड़ा हो जाता है। वह चीज इतना बड़ा था कि फड़फड़ा रहा था। कायांश के लिए उसे भी काबू करने में मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वह उसके ऊपर बैठ गया और उसे चील की गर्दन को दबोच लेता है। उसे चील की तेज तेज चीखने की आवाज जख्म और उसके बच्चों के कानों तक आ रही थी। तभी जख्म डरते हुए सिर उठाकर उस तरफ देखने लगी और हैरान गई। कायांश, जो चील के ऊपर बैठा हुआ था, जूता रखकर और उसने उसकी गर्दन को दबोच रखा था। ये देखकर जख्म पर पैरों तले जमीन एक पल के लिए खिसक गई थी। वहीं देव, लक्ष्य और एकांश अपना सिर उठाकर चुपके से उसे तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अंकल ने ईगल को पकड़ लिया। जख्म की बाजुओं से निकलकर लाक्ष, देव और एकांश ना चाहते हुए कायांश के पास आ जाते हैं। कायांश उन तीनों को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर चील की गर्दन को और कसकर दबाने लगता है। जख्म जल्दी से अपने बेटे को डांटे हुए बोली, तुम तीनों वहां क्यों जा रहे हो? अगर वह चील आजाद हो गया ना
तो तुम तीनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो उसके बेटे इतने छोटे छोटे थे। उस चील की नजर इसीलिए उसके बेटों पर पड़ गई। जख्म तो इतना डर गई थी कि वह चील उसके बच्चों को उठाकर भी ले जा सकते थे या उनकी छोटी छोटी आंखों को भी निकाल सकता था। जख्म की रूह कांप गई थी और वो अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम तीनों ठीक तो हो ना? जख्म पसीना पसीना हो गई थी। फिर वह अपना सिर उठाकर कायांश को देखती हैं, जिसने उसे चील को पकड़ रखा था। कायांश ने उस चील की गर्दन को मरोड़ दी थी। उसे चील के एक जोरदार चीख निकल उठी और इसी के साथ वह फड़फड़ाना बंद कर देता है। जख्म अपने बच्चों की आंखें ढक लेती हैं और खुद की भी आंखें बंद कर लेती हैं। कायांश उनके पास आ जाता है। देव, लक्ष्य और एकांश भागकर कायांश के पास आते हैं और एकदम से कूदते हुए चिल्लाकर बोले, अंकल, आप तो कितने स्ट्रांग हो। कायांश भी नीचे बैठ जाता है और वह तीनों जाकर उससे लिपट जाते हैं। अंकल, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। देव ने एकांश की मसल्स को छूते हुए कहा, आपने उसे चील को मार दिया। अंकल, आपने उसे पकड़ा कैसे? वह चील तो कितना बड़ा है, हमारे से भी बड़ा है। आप तो सुपरमैन हो अंकल। एकांश भी उछलते हुए बोला। काया कायांश के होठों पर मुस्कान आ गई कि अब ये बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं और उसे दूर नहीं भाग रहे। लक्ष्य भी खुशी से बोला, अंकल, आप उसके ऊपर अपने शूज रखकर खड़े हो गए थे। वो बर्ड ना हमें उठाकर लेकर चला जाता। अंकल, अगर आप उसे मारते नहीं तो। हमने ना उसे बर्ड के बारे में पढ़ा है, वो ईगल है ना। हमने गूगल किया था आईपैड पर। तब हमें पता चला था कि यह ना छोटे बच्चों की आइस निकाल लेते हैं और उन्हें उठाकर अपने घोंसले में लेकर चले जाते हैं। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें और उनका एक्साइटमेंट देखकर कायांश के होठों पर मुस्कान थी। वही जख्म अपने बच्चों को और कायांश को देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके बच्चे कायांश से इतनी ही देर में इतना अटैच हो गए थे। जख्म को अंदर से घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके बच्चे साथ में से अटैच हो गए तो वह उससे दूर हो जाएंगे। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जख्म जोर से अपने बच्चों पर चिल्लाकर उन्हें डांटते हुए बोली, तुम उनके पास क्या कर रहे हो? उन्होंने सिर्फ एक बर्ड को पकड़ा है। इतना एक्साइटेड और खुश होने की जरूरत नहीं है। मम्मा के पास वापस आओ। मैंने तुम्हें मना किया है ना, किसी के पास ज्यादा मत रहा करो। अगर उन्होंने तुम्हें हार्म कर दिया तो मम्मा क्या करेगी? मम्मा की डांट सुनकर डीव, एकांश और लाक्ष अपनी मम्मा की तरफ मुड़कर देखते हैं और बोले, मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और अंकल ने हमारी इतनी हेल्प की है, अब ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? और अब ये अजनबी नहीं है मम्मा। इन अंकल ने हमारी कितनी ज्यादा हेल्प की है और आप ही तो सिखाती हो ना कि कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। आप ये खुद कैसे भूल सकते हो मम्मा? अपने बच्चों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर जख्म को और तेज गुस्सा आ जाता है। वही कायांश देख रहा था कि जख्म को कितनी नफरत है उससे। उसकी हेल्प करने के बावजूद वो उसको थैंक यू नहीं बोल रही है, बल्कि अपने बच्चों को ही डांट रही है। क्या वो उससे इनसिक्योर हो रही है कि वो उसके बच्चों को उससे दूर कर देगा? जख्म के शब्दों को सुनकर कायांश को बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी। कायांश की नजरों से अपनी नजरें मिलते ही जख्म अपना मुंह फेर लेती है, क्योंकि कायांश अपनी आंखों से उससे सवाल कर रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कायांश को बुरा लग रहा था। उसने अपनी जान के बिना प्रवाह करें जख्म की मदद की, फिर भी ये इतनी पत्थर दिल क्यों है? अपने बच्चों से भी उससे दूर रहने के लिए बोल रही है। उसे समझना चाहिए कि वो भी इंसान है, उसे भी बुरा लग सकता है। जख्म जल्दी से अपने बेटों के पास आती है और उनका हाथ पकड़कर कायांश से दूर करते हुए बोली, माँ ने समझाया है ना बच्चों, वो अंकल से मिले हुए अभी हमें कुछ वक्त ही हुआ है। आप उन पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उन अंकल ने हमारे साथ साथ आपकी जान बचाई है, वरना वो चीज उन्हें भी हर्ट कर देता तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये उनका फर्ज था और मैंने आप लोगों को मना किया है ना, अजनबियों से बातें मत किया करो। तभी डेव बोला, मम्मा। अभी वो इतना ही बोला था कि जख्म ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें जितना कहती हूं तुम उतना क्यों नहीं सुन सकते हो? कुछ ही वक्त में कोई हमारा अपना नहीं बन जाता है, सालों लग जाते हैं।
लेकिन फिर भी हमारा कोई अपना नहीं बन पाता है। जख्म की बातें सुनकर कायांश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया हो। इतना कड़वा कैसे बोल लेती है ये औरत? जबान पर जहर भरा हुआ है। कायांश ने गुस्से से जख्म से पूछ लिया कि आप बच्चों को क्यों डांट रही है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं? आप बार बार मुझे ताने क्यों मार रही है? बिना अपनी जान की परवाह करे मैंने कितनी बार आपकी हेल्प की है, उसके बावजूद आप मुझसे ऐसे व्यवहार करती हैं। आप ये मत भूलिए कि मैं भी कायांश वालिया हूं। मैं भी आपसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहा हूं। जख्म गुस्से से कायांश को देखते हुए बोली, आप कायांश वालिया हो या ना हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जख्म के इस मुंह तोड़ीच जवाब से कायांश ने गुस्से से कहा, आप बच्चों को क्यों डांट रही है? वो अभी छोटे हैं। आप मुझे बार बार अजनबी कहकर गैर फील क्यों करवा रही है? मैं जानता हूं कि मैं आपका फैमिली मेंबर नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे इमोशंस को हर्ट करेंगी। इस पर जख्म ने हंसते हुए कायांश का मजाक उड़ाकर बोली, मैं आपकी इमोशंस को हर्ट कर रही हूं रियली? मिस्टर कायांश वालिया, मुझे लगता है कि ये काम आपका है। आप लोगों के इमोशंस को हर्ट करते हैं और उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं। मैंने तो बहुत सुना है आपके बारे में कि आपकी एक वाइफ हुआ करती थी और आपकी गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर कायांश हैरान रह गया और वो बोला, आपको कैसे पता कि मेरी वाइफ हुआ करती थी और मेरी गर्लफ्रेंड भी है? इस पर जख्मा ने हंसते हुए कहा, आपके बारे में कौन नहीं जानता है मिस्टर कायांश वालिया। फिर चाहे आपका एमएमएस हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर आपका आपकी बीवी को धोखा देना। मैंने तो ये तक सुना है कि आप अपनी बीवी को टॉर्चर किया करते थे, और इतना ही नहीं, आपकी बीवी तो गूंगी थी ना। आप कितने गंदे और गिरे हुए इंसान हैं। तुम जैसे इंसान का साया मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहती। तुम्हारे इस शराफत के पीछे की असलियत मालूम है मुझे। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जिस शख्स के टच में आती हूँ उसकी हिस्ट्री निकाल लेती हूँ। कायांश गुस्से से बोला, लगता है मेरे बारे में बहुत डिटेल से छानबीन की है तुमने। इतना इंटरेस्ट है तुम्हें मुझ में। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी एमएमएस के बारे में भी तुम्हें सब पता है। तो फिर तुम्हें इतना भी पता होगा कि मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने मेरी बीवी को चिट नहीं किया। कायांश का इतना बोलना ही था कि जख्मा जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आपने अपनी बीवी को चिट नहीं किया? मैंने तो सुना है कि आप अपनी बीवी के साथ जब थे तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में भी सोते थे। और मैंने इतना तक सुना है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके घर में ही रहा करती थी। इतना ही नहीं, मैंने तो ये तक सुना है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों में मिलकर आपकी बीवी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि आपकी आज की परवाह चल रही थी और वो आपके रास्ते का कांटा बन रही थी। कायांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपको मुझ में। और क्या जानना चाहती है मेरे बारे में? इतनी दिलचस्पी है आपको मेरी लाइफ में? मैंने अपनी बीवी को चीट किया क्योंकि उसने मुझे चीट किया था, लेकिन मैंने अपनी बीवी को मारा नहीं है। अगर इतना ही ज्यादा डिटेल्स निकाली है मेरे बारे में तो ये तक पता होगा कि मेरी बीवी की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो अपने आशिक के साथ घर से भाग गई थी। इस पर जख्म ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, अच्छी कहानी बना लेते हैं आप। आपको क्या लगता है कि आप जैसे दोगले इंसान पर मैं भरोसा करूंगी? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। जख्म के मुंह से दोगला खुद के लिए सुनकर कायाश के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस अंदानी। मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर झूठी एलिगेशन लगाएंगी। मैं फेक एलिगेंस नहीं लगती मिस्टर कायांश वालिया। आपके ऊपर तो पहले से अनकाउंटेबल एलिगेशंस लगे हुए हैं। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने सच कहा इसीलिए, या आपकी कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया? इसका मतलब है जो मैंने आपके बारे में सुना वो कुछ भी गलत नहीं है। कायांश गुस्से से जख्म की तरफ बढ़ता है और एकदम से उसकी बाजुओं को पकड़कर झल्लाते हुए बोला, क्या जानती हो तुम मेरे बारे? हाँ, मेरी बीवी थी। मैंने उसके साथ जो किया वो मेरा हक है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था। उसके बावजूद मेरी बीवी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जख्मा ने नफरत से कायांश को देखते हुए कहा, आपने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया?
और आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से बोलकर जाहिर क्या करना चाहते हैं? अपना डोमिनेटिंग नेचर या अपनी वफादारी अपनी बीवी के प्रति? अगर वफादारी ऐसी होती है, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर तो एक कुत्ता है। उसकी मासूमियत का खून किया, जिसे आप बीवी बोल रहे हैं। उसे मरते थे, उसे डरा कर रखते थे। उसे दिक्कत नहीं थी या तुमने उसकी दिक्कतों को नजरअंदाज करते थे? तुम्हें तो मजा आता था ना उसे टॉर्चर करने में। मर्द के नाम पर कलंक हो तुम। जो एक औरत का नहीं हो सकता, वह किसी का नहीं हो सकता। बाजारू आदमी हो। डिस्गस्टिंग, शेमलेस कैरेक्टर पीपल। अपने लिए बाजारू आदमी सुनकर कायांश का खून खौल गया। उसकी पकड़ जख्म के कंधों पर इतनी कस गई थी कि जख्म को तेज दर्द होता है। आह! जख्म ने गुस्से से अपना घुटना उठाकर कर कायांश के पैरों के बीच में मार दिया, जिससे कायांश दूर हो गया। जल्दी से अपने पेट पर हाथ लगा लेता है। उसका चेहरा लाल पड़ गया। जख्म ने उसे वार्न करते हुए कहा, बीवी नहीं हूं तुम्हारी, कोई कमजोर अबला नारी नहीं जिसका तुम फायदा उठाओगे। कायांश वालिया, जान से मार दूंगी तुम्हें। हर कोई तुम्हारी बीवी की तरह नहीं, जो तुम्हारे जुल्मों को बर्दाश्त करेगा, जिस पर तुम गुस्सा उतारोगे और वो कुछ भी नहीं कहेगी। आपको मेरी बीवी से इतनी हमदर्दी क्यों है? इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको मेरी लाइफ में? मुझे तो लगता था कि आप मुझे इग्नोर करती हैं, लेकिन आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। स्टॉक कर रही हो मुझे? तुम जैसे को स्टॉक करने से बेहतर जख्म अंदानी किसी कुत्ते को खाना खिलाना जरूरी समझेगी। तुम जैसे गिरे हुए इंसान को स्टॉक करके मुझे क्या मिलेगा? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेक्स स्टॉक तो तुम मुझे कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? तुमने जो घटियापना किया, मुझे उसके बारे में खबर नहीं है। कायांश वालिया, जख्म अंदानी लोगों के रग रग से वाकिफ हो जाती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। कायांश ने चौंक कर जख्म को देखते हुए कहा, कैसा हिसाब पूरा करना है तुम्हें मुझसे? तो मैं सही था। शुरू से ही तुम्हारा कोई प्लान है, इसलिए मुझे तुमसे ऐसी वाइब्स आ रही थी, जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं। आखिर कौन हो तुम? मेरी बीवी के बारे में इतने गहराई से कैसे जानती हो? कहीं उसकी कोई बहन या उसकी कोई दोस्त? कायांश फोकस के साथ जख्म का चेहरा देखने लगा। इसी फल जख्म अपना चेहरा फेरते हुए बोली, तुम्हारे सवालों का जवाब दूं मैं? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अपनी औकात में रहोगे तो खुश रहोगे। मेरे बारे में ना जानो तो ही बेहतर है, वरना जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। आप अंकल से लड़ रहे हो? हमें जंगल से बाहर भी निकलना है। मम्मा, अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो रात हो जाएगी। हमें इस जंगल में नहीं रहना है मम्मा। कायांश अपनी आंखें बंद करता है और जख्म भी गहरी सांस लेते हुए से नीचे सिर करके अपने बेटों को देखने लगी और बोली, ओके, हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस आदमी का साया भी तुम पो पर पड़े। जख्म अपने बच्चों को हाथ पकड़ती है, बिना कायांश का वेट किए उन्हें लेकर आगे बढ़ गई। कायांश इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका दिल करता है कि वो दूसरे रास्ते से चला जाए, पर फिर भी वो छोटे छोटे बच्चों को देखा है। अगर ये मुसीबत में पड़ गए तो वो घमबड़ी औरत उनकी हेल्प नहीं कर सकती। कायांश ना चाहते हुए भी जख्म के पीछे पीछे चलने लगा। जख्म अपने होंठ बीच लेती है। लक्ष्य पीछे कर घूमकर कायांश को देखकर स्माइल करता है। कायांश भी उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। दोनों की स्माइल इस वक्त एक जैसी थी। आई डोंट नो, मैं इसके पीछे क्यों आ रहा हूं। धीरे धीरे वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे और शायद थक भी गए थे। करीबन 2 घंटे से तो चल रहे थे। जख्म के पैरों में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी हो गया था। जख्म अपने बेटे को देखने लगी, जो थक गए थे और झूल रहे थे। उनसे चला नहीं जा रहा था। मम्मा, पैर दुख रहा है, एकांश बोला। जख्मा ने यह सुनते ही एकांश को अपने गोद में उठा लिया और बोली, ओके बेटू, आराम से चलते हैं। वही देव और लक्ष्य के पैरों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वह अपनी मम्मा को भी नहीं बोल रहे थे। तभी वहां पर एक सांप तेजी से अपना सिर उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। अचानक ही कायांश की नजर उस आते हुए सांप पर पड़ती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर देव और लाक्ष को अपने बाजू में उठा लेता है और दूसरे ही पल वह जख्म को अपने पास खींच लेता है और वह उन चारों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है।
वह सांप नहीं देख रहा था। सांप इतना बड़ा था कि सभी डर गए थे। वह सांप नहीं बल्कि अजगर था। डेव रोते हुए बोला, मम्मा अंकल, क्या अब हम नहीं बचेंगे? तभी कायांश ने धीमे से कहा, डायनेंट मूव, कुछ मत बोलो। कुछ पल के लिए सब अपनी सांस रोक लो और नॉर्मली बिहेव करो। वह सांप उन्हें देख रहा था और करीबन 30 मिनट बाद वह दूसरी तरफ मुड़कर चला गया। तब तक जख्म अपने बच्चों को छुपाए कायांश के सीने से लगी हुई थी। कायांश ने उन्हें हिलने भी नहीं दिया। सांप के जाने के बाद कायांश ने उन चारों को देखा जो चुपचाप सांस रोककर खड़े थे। कायांश जख्म का डरा और सहमा सा चेहरा देख रहा था। कायांश के पास आते ही जख्म का दिल जोरों धड़कने लगता है, जो कायांश भी महसूस कर रहा था। जख्म धीरे से उससे दूर होती है और अपने बेटे को देखते हुए बोली, ठीक हो तुम सब? देवलख और एकांश अपना सर हाँ हिला देते हैं। उसके बाद जख्म कायांश को देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि रात होते ही प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जख्म नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। वैसे भी बहुत धूल मिट्टी लग चुकी थी उनके कपड़ों में। वो लोग अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई जंगल के अंदर आ रहा हो। तभी उन्हें दूर से ही रेस्क्यू टीम नजर आती है, जिसे देखकर जख्म के होठों पर स्माइल आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कायांश भी रेस्क्यू टीम को देखकर खुश हो जाता है। रेस्क्यू टीम की नजर भी उन लोगों पर पड़ जाती है और वह उनकी तरह आने लग जाते हैं। उनके साथ मोमो और ध्रुव भी थे। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स जख्म और बच्चों को देखते हैं और कायांश वालिया को देखने लगे। उसी वक्त मोमो गुस्से से कायांश के पास आती है और चिल्लाते हुए बोली, ये सब तुम्हारा घटिया प्लान था ना? तुमने अटैक किया था ना? ये सुनकर कायांश हैरान हो गया और बोला, फाट ढेल, और तुम अपनी औकात मत भूलो। एक असिस्टेंट होकर मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तभी जख्म ने मोमो को देखते हुए कहा, मोमो, उसने हमारी हेल्प की है। ये सुनकर मोमो हैरान हो गई और बोली, क्या? लेकिन इसकी कार वहां पर क्या कर रही थी? तभी जख्म ने उसे सब कुछ बता दिया मोमो को, जिससे मोमो को रिलायज होता है कि उसने गलती की है। इसीलिए वह कायांश से सॉरी बोलती है। वही ध्रुव जख्म के पास आता है और उससे पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जाहिर तौर पर ध्रुव ये कायांश को सुनाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि कायांश ही जख्म के साथ था। कायांश अपने होठों को भिंच लेता है और उसके बाद उसकी टीम के साथ वह लोग बाहर आते हैं। जख्म के बच्चे पानी की बोतल से पानी पी रहे थे और जख्म एम्बुलेंस वैन में बैठी हुई थी और उसके पैर को डॉक्टर चेक कर रहे थे। कायांश भी एम्बुलेंस के अंदर ही बैठा हुआ था और उसकी बॉडी को भी डॉक्टर चेक कर रहे थे। कायांश, आपको पॉइजनस स्पाइडर ने काटा था, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की यह बात सुनकर जख्म हैरान हो गई, क्योंकि कायांश ने इस बारे में बताया ही नहीं था। जख्म अपनी नजरें चुरा लेती है और कायांश उसे ऐसा करता देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। जो भी बोलो, इस औरत में कुछ तो बात है कि इसके इतने जहरीले और कड़वे शब्द सुनने के बाद भी कायांश बेशर्मों की तरह उसे निहार रहा है। न जाने उसे क्या हो गया है, पर जख्म अडानी उसे अच्छी लगती है। कायांश को ऐसा लग रहा था जैसे वह जख्म के लिए पागल हो रहा है। फिर मन ही मन वो बोलता है, कुछ तो है तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ इतना खिंचाव महसूस करता हूं। तुम्हें छूते ही रोम रोम में करंट दौड़ने लगता है और मेरे डिजायर जगने लगते हैं। जख्म ने जैसे ही आज उसे टच किया था, उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया था। कायांश को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। उसने कुछ सेकंड के लिए मोमो का फोन लिया और उस पर विवान को कॉल कर दिया। विवान को जैसे ही कायांश के बारे में पता चलता है, वह हैरान रह जाता है और बिना देरी की अपनी कार लेकर कायांश के पास आने के लिए निकल जाता है। वही जख्म के बच्चे कायांश के पास ही बैठे हुए थे और बोले, अंकल, आप तो बहुत ब्रेव हो। आपने हमारी कितनी हेल्प की। आपको क्या उस बड़े स्नेक से डर नहीं लग रहा था? हमें भी बड़े होकर आपकी तरह बनना है, स्ट्रांग। डेव, लाक्ष और एकांश एक्साइटेड होकर कायांश के बहादुरी के किस्से सबको सुना रहे थे। वहीं एक डॉक्टर ने कायांश को चेक करते हुए कहा, आपके बेटे तो बहुत ही प्यारे हैं। लगता है आपसे बहुत इम्प्रेस है।
ये दिखने में भी बिल्कुल आप जैसे लगते हैं। ये सुनते ही कायांश स्टैचू बन जाता है। जख्म की तो जैसे रूह कांप गई थी। तभी डेव बोला, डॉक्टर अंकल, आपको गलत फहमी हो रही है। ये अंकल हमारे पापा नहीं है। इस पर वह डॉक्टर ध्यान से बच्चे और कायांश को देखते हुए बोले, लेकिन आप दिखने में तो बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हैं। तभी कायांश ने जख्म का चेहरा देखा और उसी पल जल्दी से डॉक्टर को गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? मेरा चेहरा इन जैसा कैसे हो सकता है? तभी जख्म बौखलाते हुए कहती है, उसने जो कहा आपने सुना नहीं। मेरे बेटों का बाप ऐसा नहीं हो सकता। जख्म के मुंह से यह शब्द सुनकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। तो वहीं ध्रुव के होठों पर स्माइल आ जाती है। कायांश भी उसकी ये स्माइल देखता है तो उसका दिल करता है कि वह इस आदमी का मुंह अभी तोड़ दे। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए वह एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। डेव, लक्ष्य और एकांश को जख्म गुस्से से डराते हुए कहा, तुम तीनों का बहुत दिमाग चलता है। घर चलो, तुम लोगों को मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी मम्मा की धमकी सुनकर तीनों ही डर जाते हैं। वही मोमो आकांश, अवियान और याक्ष के बारे में जख्म को बताती है। तो जख्म को अपने बेटों की फिक्र होने लगती है और वह बोली, जल्दी से घर चलो, मुझे उनसे मिलना है। मेरे बेटों ने कुछ खाया कि नहीं? उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, मम्मा मम्मा करके रो रहे थे, मोमो बोलती है। ये सुनकर जख्मा इमोशनल हो जाती है और वह जल्दी से मोमो को बोलती है कि वह उसे घर लेकर चले। ध्रुव जख्म के हाथों को साफ कर रहा था। तभी वो जख्म से पूछता है, जंगल में क्या क्या हुआ था? और ये कायांश वालिया, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा अजीब है? तुम्हें कैसे कैसे नजरों से देखता है, दिल करता है कि इसकी आंखों निकाल लूं। जख्म ने गुस्से से कहा, दिल तो मेरा भी करता है कि मैं उसकी आंखें नोच लूं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। वहीं कायांश फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी वक्त एक कार आकर वहां पर रुकती है और उसमें से जल्दी से विवान बाहर आता है। विवान को देखकर कायांश उसे हाथ दिखता है तो विवान भागकर उसके पास आया और उसे हक करते हुए बोला, तू ठीक है कायांश? तू जंगल में कैसे फंसा और ये इतनी चोट कैसे लगी है तुझे? कायांश एम्बुलेंस की तरफ इशारा करता है। विवान एम्बुलेंस के अंदर जख्म अडानी के साथ बच्चे को देखता है और फिर कायांश को देखता है। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। कायांश ने उसे बिना देखे कहा, मुझे अभी घर जाना है, मैं थक चुका हूं और मुझे नींद चाहिए। इतना बोलकर वह अपनी शर्ट उतारकर वहीं पर फेंक देता है और विवान के साथ कार की तरफ जाने लगता है। तभी कायांश अपना सिर घुमाकर एम्बुलेंस के अंदर देखता है। जख्म को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। विवान ने भी यह नोटिस कर लिया था और वह बोला, तू जख्म अडानी को ऐसे क्यों देख रहा है? कायांश मुस्कुराते हुए कहा, यह औरत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। विवान ने बौखलाते हुए कहा, तू पागल हो गया है उसके पीछे। ये कैसी दीवानगी है तेरी? मुझे यह चाहिए, मुझे यह औरत अपने पास चाहिए, किसी भी कीमत पर। कायांश जख्म की तरफ देखते हुए बोला। विवान धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये जख्म अडानी के चक्कर में पड़ गया, जिसके एक दो तीन नहीं छह छह बच्चे हैं। विवान की बड़बड़ाहट सुनकर कायांश ने उसे घूरते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहा है तू? वो एक बच्चों की मां हो या दो की हो या तीन की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर यह औरत मुझे मेरी बाहों में चाहिए। तू दीवाना हो रहा है उसके लिए, विवान ने कायांश से कहा। अब दीवाना ही सही, तो दीवानगी तो दिखानी होगी ना? कहते हुए कायांश जख्म को एकटक देखे जा रहा था और उसके होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। कायांश विवान के साथ कार में बैठा हुआ था। दोनों दोस्तों के बीच में खामोशी थी। कायांश की बंद आंखें थीं और उन बंद आंखों में भी उसे जख्म का चेहरा नजर आ रहा था। वो आज से पहले जख्म जैसी औरत से कभी नहीं मिला था, जो इतनी दबंग थी, जो उसके सामने कुछ भी बोलने से डरती है और उसके पास्ट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी वो अपने मुंह से कुछ क्यों नहीं बोल पाया? कायांश यही सोच रहा था। उसे जख्म का अंदाज बहुत पसंद आ गया था। जख्म इतनी ज्यादा खूबसूरत, डोमिनेटिंग है और उसके अंदर इतना एरोगेंस भरा पड़ा था कि उसने जंगल के अंदर खुलेआम उसे चैलेंज कर दिया था। इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई इन सालों में उसके पास्ट के बारे में उससे बात करने की। जिसने भी उसके पास्ट के बारे में उससे बातें की थी,
कायांश ने किसी तरह उसका मुंह बंद करवा दिया था, वो भी हमेशा, हमेशा के लिए। लेकिन यहां तो वह जख्म अडानी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? बार बार वो खुद से यही सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब तो उसके पास खुद भी नहीं था। विवान ने जब कायांश के होठों की स्माइल देखी तो उसे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, आखिर कैसी सनक है तुम्हारी जख्म अदानी को लेकर? अगर वह मुसीबत में होती है तो तुम वहां कैसे पहुंच जाते हैं? आखिर तुम्हें क्यों उसकी जिंदगी में इतनी दिलचस्प है? कायांश ने खोए हुए ही कहा, ना जाने उसमें ऐसा क्या नशा है, उस नशे को मैं नशा करना चाहता हूं। वह बहुत खूबसूरत खूबसूरत है और अपनी तरफ खींचती है मुझे। और एक सरप्राइज्ड बात यह है कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मेरा पास्ट, प्रेजेंट उसे सब कुछ पता है, मेरी बीवी के बारे में भी। बस मुझे ये पता लगाना है कि आखिर ये है कौन जो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई है। कुछ तो रिश्ता है मेरा इसके साथ। मैं दीवाना हो रहा हूं इसका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मुझे। विवान ने मुस्कुराते हो कहा, वह तो दिख रहा है कि तू कितना पागल हो गया है जख्म अडानी के चक्कर में। वही एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल गई थी। एम्बुलेंस के अंदर जख्म और उसके बच्चे मोमो के साथ थे। ध्रुवकार से उनके पीछे आ रहा था। मोमो को जब से पता चला था कि जख्म को सांप ने डसा था, तब से ही तो वह उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वही बच्चे भी अपनी मम्मा के लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन जख्म को तो अपने 3 बच्चे जो घर पर थे उनकी फिक्र हो रही थी कि ना जाने वो कैसे होंगे। थोड़ी देर में वह अस्पताल पहुंच जाते हैं। जख्म बेड पर बैठी हुई थी और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी अपने बच्चों के साथ। वीडियो कॉल पर आकांश, यक्ष और अवियान रो रहे थे और अपनी मम्मा से शिकायत कर रहे थे। उनको उनकी याद नहीं आई रात भर। बच्चे सोए भी नहीं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। जख्म अपने बेटों की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर उदास हो जाती है और बोलती है, सॉरी बेटू, मम्मा घर आ रही थी, लेकिन वह किसी वजह से नहीं आई। नहीं नहीं मम्मा, आप हमें प्यार नहीं करते हो, आप तो सिर्फ उन तीनों को प्यार करते हो, इसीलिए तो आप सिर्फ उन्हें लेकर गए। हम आपसे कट्टी हैं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए तीनों बच्चों ने जख्म से मुंह फेर लिया था। ये देखते ही जख्म की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटों को देखते हुए बोली, बेटू सॉरी, मम्मा बस अभी घर आ रही है, फिर उसके बाद मैं तुम तीनों को लाड प्यार करूंगी और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मम्मा आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? आपको चोट लगी है क्या? तीनों बच्चे एक साथ बोलते हैं। जख्म ने देखा कि उसके बेटे उसकी फिक्र भी कर रहे थे, तो वह नहीं समझाते हुए बोली, नहीं मम्मा ठीक है, पर उन्हें बस छोटी सी चोट लगी है। वही जख्म के तीनों बच्चे जो उसके साथ थे, वह भी टुकुर टुकुर टैबलेट में देख रहे थे अपने भाइयों को। वह अपने भाइयों को बहुत कुछ बताना चाहते थे। 6 के 6 भाई एक दूसरे से बातें करने लगे। वही मोमोस जख्म से बातें कर रही थी। डॉक्टर जख्म का चेकअप कर रहे थे। उन्होंने सांप के जहर का 0% असर बताया। इधर कायांश घर पहुंच गया था और सबसे पहले वो अपने कमरे में गया और वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला जाता है। उसके वॉशरूम में जाते ही तभी उसके कमरे में अर्पिता आ जाती है और अर्पिता की नजरें सीधे कायांश के लैपटॉप पर गईं। लैपटॉप पर उसे जिसकी तस्वीर दिखाई देती है, वह हैरान रह जाती है। उसके मुंह से अचानक निकालता है, जख्म अडानी। ये देखते ही अर्पिता का खून खौल जाता है और वह जख्म से इनसिक्योर फील करने लगती है। उसने गुस्से में कायांश के लैपटॉप से जख्म की फोटोज डिलीट कर दी। वही कायांश शॉवर लेते वक्त सिर्फ जख्म और उसके बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। जब उसने जख्म को टच किया था और जब जंगल में उसके बच्चों को उसने अपनी बाहों में भरा था, बच्चे कैसे उसके साथ खुश थे। तब कायांश को अपनापन सा फील हो रहा था। उसे अब जख्म के बच्चों की याद आ रही थी। उसके बेटों की मुस्कुराहट कितनी ज्यादा प्यारी थी और जब वह खुशी से उसे अंकल अंकल बोल रहे थे तो कायांश को बहुत अच्छा लग रहा था। जब बच्चों ने उसे सुपर हीरो बोला था, तब कायांश को ऐसा लगा जैसे वो तीनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आए। क्यों उसे बच्चों से इतना अटैचमेंट फील हो रहा था? ना ही वह बच्चों से कभी पहले मिला था
उसने तो उन्हें पहली बार लिफ्ट में देखा था और वह उसकी तरह ही खड़ूस थे। कायांश शावर लेकर बाहर आया। उसने इस वक्त अपनी बॉडी पर टावर लपेट रखा था। उसकी नजर अपने लैपटॉप पर जाती है। उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसने अपना लैपटॉप तो ऐसे साइड में नहीं रखा था। वो चलकर बेड के पास आता है और अपना लैपटॉप चेक करने लगा। उसके अंदर जख्म की पिक्स नहीं थी। वही अर्पिता बाहर गहरी गहरी सांस भर रही थी, क्योंकि वह जल्दी से वहां से भाग गई। अगर गलती से भी कायांश ने देख लिए तो न जाने इसका क्या करता। कायांश को पता ना चले, वरना वो उसके हाथों को काट देगा। कायांश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में दखल दे। उसने कभी भी उसे अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होने दिया। उसे तरीके से वो कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में दखल नहीं देने देता है। अर्पिता को डर लग रहा था। उसने अपनी जलन में डिलीट कर दी थी, लेकिन अब वह रिग्रेट कर रही है। कायांश वही जख्म की फोटोज को अपने लैपटॉप की फाइल से डिलीट देखकर गुस्से से बबूला हो जाता है। ये किसकी हरकत है? अर्पिता तो डरकर मेंशन से ही भाग गई। इधर जख्म अपने बंगलो पहुंच गई थी और उसके बेटे बेड पर उसे घेर कर बैठे हुए थे। अव्यान, अकंश और याक्ष अपनी मम्मा के ऊपर चढ़े हुए थे और जख्म को पड़कर लटके हुए थे। जख्मा उन्हें देखकर हंस रही थी और मोमो के भी चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी। उनकी नैनी भी यह देखकर हंस रही थी कि बच्चे जब से अपनी मम्मा को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया। इतनी छोटे कैसे लगी हैं आपको मम्मा? पैर पर यह घाव कैसे आया? मम्मा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अपने बेटों के द्वारा पूछे गए लगातार इन सवालों से जख्म परेशान हो गई थी। उसने अपने बेटे को बारी बारी से चूमते हुए कहा, मम्मा, अब तुम तीनों मेरी फिक्र करना बंद करोगे? कुछ खाया कि नहीं खाया? इस पर बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं तो मोम से जख्म बोलकर बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना ऑन ऑर्डर करवा देती है। उसके बाद वह मोम से बोलता है कि यहाँ के बेस्ट शेफ को हायर किया जाए, ताकि वह उसके बेटों को अच्छे अच्छे फूड्स को कर दे सके। वह अपने बेटे को हेल्थी देखना चाहती थी। मोम जख्म के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। उसने बच्चों का फेवरेट फूड ऑन ऑर्डर कर दिया। जख्म अपने बच्चों को नहला रही थी और उसके बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ मस्ती कर रहे थे। जख्म सोच रही थी कि उसके बेटे कितने बातूनी हैं। इतनी बातें करते हैं ये लोग अभी से। उन सपना बात लिया और उसके बाद मिलकर खाना खाया। जख्म थोड़े वक्त के लिए रेस्ट करने के लिए सो गई थी और उसके बेटे भी उसके साथ ही सो गए थे। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए थे। जख्म कोई काम नहीं कर रही थी, बस सिर्फ रेस्ट कर रही थी। अपने बच्चों के साथ घूम फिर रही थी। आज जख्मा अपने बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गई थी। अवियान, देव, लक्ष्य, यक्ष, एकांश, आकांश झूला झील रहे थे। इस वक्त जख्मा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अच्छा वक्त बता रही थी। इधर कायांश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और काम के बारे में ही सोच रहा था। उसे जख्म से मिलना था, इसलिए वह थोड़ी सी छानबीन कर रहा था। वो जख्म के कड़वे कड़वे जहरीले ताने सुनने के लिए मर जा रहा था। कायांश अपने ऑफिस में बैठे बैठे जख्म के बारे में सोच रहा था। जख्म उसके दिल में दिमाग में छप गई थी। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कायांश भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। और इस बीच उसका ध्यान एक बार भी अर्पित की तरफ तो गया ही नहीं। अर्पिता उसके अटेंशन के लिए कुछ नया नया कर रही थी। वह सेक्सी ड्रेस पहनकर आ रही थी। वह कायांश के लिए लंच लेकर आ रही थी। वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि कायांश उसे नोटिस करे। वह गिरने का कभी नाटक करती, ताकि कायांश उसे अपनी गोद में बैठकर उससे प्यार करे। कोई कायांश पहले से बहुत बदल गया था। वह हार्टलेस हो गया था। पर जब वह कायांश का झुकाव जख्म की तरफ देख रही थी तो उसे जलन भी हो रही थी। लेकिन कायांश को न जाने क्या हो गया था। अर्पिता कब से कायांश का वेट कर रही थी। वेटिंग रूम में उससे मिलन के लिए उसने कई बार उसके असिस्टेंट से भी पूछा। उसके असिस्टेंट ने सिर्फ एक ही कम बात कही कि सर अभी बिजी हैं। लेकिन अर्पिता जानती थी कि कहीं कायांश उससे मिलना नहीं चाहता। इधर कायांश कोई प्लान बना रहा था। वो जख्म की फोटो को देखते हुए धीरे से छूटकर बोला, तुमसे मिलने को दिल बेकरार। ये कितना, मैं तुम्हें बात नहीं सकता। इधर जख्म अपने बेटों को उनके फेवरेट टॉयज दिला रही थी। उसके बेटे हर एक झूले में बैठ बैठकर
मजे कर रहे थे और मम्मा मम्मा करके चिल्ला रहे थे। मोमो जख्म को न्यूज बता रही थी। एक पार्टी में उसे इनवाइट किया गया। यहाँ के मेयर ने उसे इनवाइट किया है। जख्म ने मोमो को कह दिया कि वो हामी भर दे। जख्म अपने बच्चों के साथ शाम को घर वापस आती है। आज वह अपने बेटों के लिए खुद के हाथ से खाना बना रही थी और उसके बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे मम्मा का इंतजार कर रहे थे और सब उपासना ले रहे थे। जख्म जानती थी कि उसके बेटे थके हैं, उन्हें सोने की जरूरत है, पर जख्म ने जबरदस्ती उन्हें जगा रखा है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे खाली पेट सो जाए। उसके बेटों के रूम भले ही अलग अलग थे, लेकिन सोते हैं वह अभी भी एक साथ ही थे। रात को वह 6 के 6 के साथ एक बेड पर ही मिलते हैं। वह भी जख्म के पास। स्विंगाल ने इसलिए ही अपने रूम में डबल बेड के 2 बेड लगवा रखे थे, जो उसने स्पेशली बनवा था अपने बेटियों के लिए, और एकांश को तो उसके बिना नींद ही नहीं आती। स्विंगाल को अपने बेटों का एडमिशन भी करवाना था, पर इसमें रिस्क था, इसीलिए वो कोई ऐसा स्कूल ढूंढ रही थी जिसकी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रखी जाती हो। उसे ऐसे ही हाई फाई स्कूल में बात करने की जरूरत थी और न्यूज रिपोर्टर्स वहां तक न पहुंचे। जख्म के बच्चे खाना फिनिश करते हैं। उसके बाद वो बोलने लगे, मम्मा हम जा रहे हैं सोने, गुड नाइट मामा। जख्म अपना सिर हाँ में हिला देती है। जख्म अपना थोड़ा सा काम फिनिश करके जब कमरे में आती है तो देखते कि उसके बेटे उसके ही कमरे में सो रहे हैं। यह देखकर वह मुस्कुराने लगी। जख्म ने अपने बेटे को देखा, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहे थे, शायद उसका ही वेट कर रहे थे। जख्म मुस्कुराते हुए उन सबको देखकर बोली, सोए नहीं तुम लोग? मम्मा, हम लोग आपका वेट कर रहे थे। मम्मा अभी नहीं सोएगी, उन्हें काम है, तुम सब सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जख्म सोकर उठती है तो उसके बेटे अभी भी सो रहे थे। जख्म देख रही थी कि उसके बेटे उसे चारों तरफ से घेर कर सो रहे हैं। यह देखकर उसे हंसी आ जाती है। जख्म सोचने लगी, जब उसके बेटे उसके टमी में थे तब उसे कितनी प्रॉब्लम होती थी। ना ही वह लेफ्ट साइड सो पाती थी, ना ही वह राइट साइड सो पाती थी। उसे बहुत दर्द होता था। सेक्स ट्यूपलेट्स की वजह से उठ भी नहीं पाती थी वो। उसकी देखभाल कई नर्सेज मिलकर करती थी और डिलीवरी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे उसे ऐसा लगा था जैसे वह मौत के करीब जा रही है। इतना ही नहीं, जख्म को आज भी वह दिन याद है जब डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि उसकी बॉडी बहुत वीक है और उसके लिए बच्चों को जन्म देना बहुत मुश्किल है। वह उनमें से सिर्फ 2 ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। बाकी को उसे अबाउट करने के लिए कहा था डॉक्टर ने। लेकिन जख्म को ऐसा था कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्टार्टिंग के 4 मंथ तो उसे पता ही नहीं चला था कि वह प्रेग्नेंट है। 5th मंथ में जब उसका पेट बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया तब उसे डॉक्टर को चेक करना पड़ा। कॉज पेट बहुत बड़ा हो गया था। ड्यूरिंग 5th मंथ में ही कुछ लोगों ने तो उसे सजेस्ट किया था कि उसे कैंसर हो गया। और जख्म वो दिन तो कभी भूल ही नहीं सकती जब डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट आई थी और जब वह उसे बता रहे थे। उस न्यूज ने जख्म को सुन्न कर दिया था। फ्लैशबैक कंटिन्यू जख्म को जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दी और जब उसे वह शॉकिंग न्यूज मिली तो वह सन खड़ी रह गई थी। उसकी टमी के अंदर सेक्स ट्यूपलेट्स हैं। जख्म को यकीन ही नहीं हुआ था। उसने डॉक्टर से इशारे में पूछा था क्योंकि उस वक्त वह बोल नहीं सकती थी। जख्मा ने अपने पेट पर हाथ रखा और रोने लगी। वह प्रेग्नेंट है यह जानकर ही उसकी रूह कांप गई थी। ऊपर से उसके पेट में एक नहीं 6 बच्चे थे। डॉक्टर ने जख्मा को देखा और उससे कहा कि तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल है, तुम 6 बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। तुम एक ही जन्म दे दो, वही तुम्हारे लिए एक मेडिकल जैसा होगा, क्योंकि तुम फिजिकल बहुत वीक हो, तुम्हारी बॉडी नहीं टॉयलेट कर पाएगी, तुम अपनी हाथ से जान दे दोगी। यह सुनकर जख्म रोने लगी और डॉक्टर को अपना सिर ना में हिलाने लगी और उसे इशारे से बताने लगी कि वह इन बच्चों को रखेगी। डॉक्टर प्रोफेशनल थे, उनके पास ऐसे कई पेशेंट आते थे जो बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें जख्म की बात एक बार में समझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम समझने की कोशिश करो, तुम एक बच्चे को ही जन्म दे सकती हो, ज्यादा से ज्यादा अगर हम ट्राई करें तो हम 2 बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन बाकी के बच्चों को तुम्हें अबाउट करना होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है।
तुम्हारी बॉडी वाकई में बच्चों को कैरी नहीं कर पाएगी। जख्म डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगी। जैसे बोल रही हो, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं उन्हें जन्म देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने जख्म को देखा और वो गुस्से से बोले, तुम बेवकूफ लड़की हो। तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम कम से कम एक बच्चे को बचा रही हो। जख्म घुटनों के बल बैठ के उस लेडी डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर ने जख्म की आंखों में जिद्द देंगी, जैसे वो अपने बच्चों को जन्म देगी। जख्म ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे बताने लगी कि उसका दिल कह रहा उसके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। जख्म ये सब उसे इशारे से बता रही थी। डॉक्टर ने जख्म को देखते हुए कहा, इस बारे में हमें आपके हस्बैंड से बात करनी होगी। जख्म ने डॉक्टर को इशारे से बताया कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर जख्म जल्दी से खड़ी हुई और इशारे से बोली, आप पैसों की फिक्र ना करें। उसे जितने चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। वो बस उसके बच्चों को बचा ले। वह अबाउट नहीं करेगी। डॉक्टर हैरान थी कि और पागल हो गई है क्या? वह समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने जख्म को देखा और फिर बोली, ओके, हम ट्राई करते हैं। फिर जख्म का पूरा एग्जामिनेशन किया। डॉक्टर ने जब जख्म की बॉडी पर निशान देखे, वह भी इतनी गहरे। डॉक्टर को यह भी पता चल चुका था कि इससे पहले भी इनका अबॉर्शन हो चुका है। डॉन ने जख्म से पूछता है कि उसकी बॉडी पर ये निशान कैसे आए हैं। डॉक्टर को तो पता चल चुका था कि यह सब इस वजह से हुआ है। किसी ने मारा है उसे। बचपन से टॉर्चर किया गया है लंबे समय तक, जिस वजह से उसकी बॉडी पर ऐसे निशान बने। डॉक्टर जख्म से उसके अबॉर्शन के बारे में पूछते हैं। जख्म की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। डॉक्टर उसके पेट को धीरे से छू रहे थी। इससे पहले भी आप कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? जख्म ने डॉक्टर को इशारे से बताया कि 3 बार। डॉक्टर हैरान हो गई और वह बोली, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो। तुम्हारी शादी किससे हुई है? इतनी सी एज में तुम 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो। ये कितना रिस्की है। जख्म ने डॉक्टर को इशारे से बताया कि आप उसका कोई भी नहीं है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। डॉक्टर ने जख्म की बॉडी पर और भी कई निशान देखे, जिससे उन्हें पता चला कि इस लड़की के साथ लंबे समय से जबरदस्ती होती आई है। उसे हेयर्स किया गया है। डॉक्टर ने जख्म के मासूम से चेहरे को देखा और सोचने लगेगी, इतनी मासूम सी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कितनी छोटी है और बोल भी नहीं सकती, और अभी बेसहारा भी है। डॉक्टर ने जख्म को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। तुम्हें जस्टिस मिलना चाहिए। जख्म डर जाती है और वो अपने सिर को न में हिलाते हुए डॉक्टर को बताने लगी कि अगर उन लोगों को पता चला कि वह जिंदा है, तो वह इस बार उसे मार देंगे। उनको नहीं पता चलना चाहिए। डॉक्टर ने देखा, जब से कांप कर रही है, तो उन्होंने उसे पानी का गिलास दिया। वह देख सकते थी कि वह ऊपर से नीचे तक थर-थर कांप रही है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। जख्म डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगी कि वो कुछ भी ना करे, वरना वह उसके साथ साथ बच्चों को भी मार देंगे। उन्होंने पहले भी यह किया है। फ्लैशबैक जख्म की बात सुनकर डॉक्टर को धक्का लगता है और उसने जख्म को देखते हुए सोचा कि इतना बेरहम कौन हो सकता है कि ना बोलने वाली लड़की के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन वह डॉक्टर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि जख्म तैयार नहीं थी कोई भी एक्शन लेने के लिए। इस वक्त उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसके बच्चे। वह बस डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि डॉक्टर उसके बच्चों को बचा ले। डॉक्टर ने सिर्फ जख्म को समझा दिया कि उसे अपना पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स लिखी और उसके बाद एक नर्स को स्पेशल जख्म के घर पर भेज दिया गया। वो 24 घंटा उसके साथ रहती थी। एक तरीके से जख्म ने हॉस्पिटल से उसे नर्स को हायर कर लिया। जख्म का जब छठा महीना लगा, तो उसका पेट और ज्यादा बड़ा हो गया, जिसे देखकर तो सभी हैरान हो रहे थे। एक तो वह छोटी सी थी और उसका पेट इतना बड़ा। किसी को यकीन ही नहीं होता था। सेक्स ट्यूपलेट्स है तो उसका पेट का ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा। जख्म को हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना होता था। वहां पर उसकी रोज रिपोर्ट्स और रिजल्ट को चेक किया जाता था। इस बीच में जख्मा लैपटॉप में बिजी रहती थी। नर्स उसे बोलती थी कि वह क्या कर रही है, उसे ट्रस्ट करने की जरूरत है,
लेकिन जख्म रेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आगे जाकर उसके पास जो पैसे हैं वह खत्म हो जाएंगे। फिर वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाएगी। जख्म अपनी सोच से बाहर आ जाती है। वो अपने बेटों को देखने लगी, जो उसको उसके ऊपर चढ़कर सो रहे थे। उसके बेटे जब छोटे छोटे थे तो वह ऐसे ही सोते थे। उसके पेट पर, उसके चेस्ट पर, उसकी दोनों हाथों पर सिर रखकर, एक तो उसके पूरे फेस पर अपना हाथ पैर रखकर सोता था। वरना रात भर रोते रहते थे और आपको नींद नहीं आती। जख्म के लिए वह दिन बहुत मुश्किल थे। 6 बच्चों को वह नहीं संभाल पाती थी और खुद ही रोने लगती थी। उसकी बॉडी तो मिल्क भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी, जिससे उसके बेटे ज्यादा भूखे ही रह जाते थे। वक्त धीरे धीरे यूं गुजर गया, उसे पता भी नहीं चला, और उसके बेटे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। जख्म के बच्चे 5 साल के हो गए थे। हालांकि वह अभी भी छोटे थे, लेकिन देखते ही और बड़े होते चले जाएंगे और उसे उतना ही दूर हो जाएंगे। जख्म ने प्यार से अपने बेटे को कहा, चलो अब जल्दी उठ जाओ सब, जाकर फ्रेश हो, जाओ ब्रश करो और बात लेकर बाहर आना। मम्मा को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तुम सब ने सुना, लेकिन जख्म के देखते ही उसके बच्चे नहीं हिल रहे। वो अपने बच्चों जोर से डांटती है। देव, अवियान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश एंड आकांश धीरे से बैठ गए और बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। ये कह वे अपनी आंखें मिलाने लगे। गुस्सा क्यों हो रहे हो मम्मा? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। जख्म बाहर चली गई और उसके बाद उसने मोमो को देखते हुए उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर मोमो हैरान हो गई और वह बोली, लेकिन वह क्यों? इसकी क्या जरूरत है? आखिर तुम क्या करने वाली हो आज पार्टी में? जख्म, ये डेंजरस हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुमसे एडवाइस किसने मांगी? जस्ट शट अप। जख्म हंसने लगी और बोली, अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसे अपने पीछे पागल करना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह हमारे बिना रह नहीं सकता। उसे इस कदर दीवाना बनना होगा कि वह अपनी आत्मा तक हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाए। उसे पालतू जानवर बनाना होगा। जख्म की बड़ी बड़ी बातें मोमो के सिर के ऊपर से चली गईं और वह बोली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सही नहीं है। मैं उसे मंगवा दूंगी, लेकिन तू उसे यूज किस पर करने वाली है? जख्म ने सर्द निगाहों से मोमो को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं रखा है। जितना कहा जाए उतना करो, वरना सैलरी कट कर लूंगी, और चाहो तो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे सकती हो। मोमो डर जाती है और वह वहां से भाग जाती है। जख्म किचन में चली जाती है। यह घर बहुत बड़ा था। वहां पर वह अपने बच्चों के लिए कुछ कुक करने लगती है। देखते ही देखते रात हो गई। जख्म अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने रेड रूबी प्रेग्नेंट अपने गले में पहने और उसके होठों पर इस वक्त तिरछी स्माइल थी। उसने परफ्यूम लगाया, जिसकी खुशबू तो मोमो को भी अच्छी लगी। मोमो ने जख्म को छेड़ते हुए, आखिर आज किस पर कहर डालने वाली हो तुम? जख्म ने अपने हाथ में रिंग पहना हुए मिरर में खुद को देखा और कहा, कहर ठाया नहीं जाता, डर जाता है। थोड़ी देर में कार रिसोर्ट आकर रुकती है। वहां की सिक्योरिटी देखकर जख्म मोमो को देखकर पलके झपका देती है। जख्म और मोमो अंदर जाते हैं और पार्टी में मिल जाते हैं। जख्म से मिलने वहां पर कई लोग आए कि वो भी बिजनेस विमेन थी, लेकिन 2 आंखें जख्म की एंट्री होते ही उस पर ठहरी हुई थी और उसे मदहोश होकर देख रही थी। जख्म से मिलने वहां पर मौजूद कई अमीर घराने के लोग आ रहे थे, क्योंकि अक्सर जख्म अंदानी न्यूज पर छाई रहती थी और हाल ही में उसने कोई नया बंगलो लिया है, जिससे रिलेटेड भी लोग उससे बातें कर रहे थे और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। ध्रुव भी पार्टी में आया था और जख्म को देखते ही वह उसके पास आ गया और बोला, जख्म, तुमने बताया नहीं था कि तुम भी पार्टी में आने वाली हो। हम साथ में आ जाते। जख्म ने रूड होते हुए कहा, तुम पार्टी में आ गए ना जिंदा, और मैं भी जिंदा आ गई हूं। इतना ही बहुत है, आई थिंक। ध्रुव देखता है कि जख्म उससे रूड होकर बात कर रही है, तो उसका मुंह बन जाता है। जख्म का माइंड ऐसे ही चेंज होता रहता था पल पल में। जख्म और ध्रुव आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और वहां पर कई लोग आकर उनसे मिलते हैं और उन्हें कायनंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि जख्म और ध्रुव की न्यूज उन्होंने भी देखी थी। वह भी उस पार्टी में इनवाइटेड थे।
लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाए थे। इसलिए वह ध्रुव और जख्म को कायनग्रेचुलेट कर रहे थे। उन दोनों मिलकर सबको थैंक यू बोला। उसके बाद पार्टी में ही उनकी ही चर्चा हो रहे थे। वहीं पर बार काउंटर के पास एक शख्स खड़ा था जिसकी नजरें जख्म से हटी नहीं रही थी। जख्म अपने नेल्स को देखती है और उसके बाद उसे अपने बच्चों की याद आने लग जाती है। जख्म का दिल करता है कि वह अपने प्यारे प्यारे बच्चों से बातें करे। जख्म अपने फोन पर कुछ टाइप करने लग जाती है। तभी जख्म के कानों में एक जानी पहचानी आवाज जाती है और वह अपना सिर उठाकर सामने देखने लगी। उसकी नजर एक हट्टे कट्टे लंबे चौड़े शख्स पर गई जो कि कोई और नहीं कायांश वालिया था। कायांश वालिया अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता बिजलानी के साथ खड़ा था। ध्रुव और जख्म एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कपल की तरह कायांश और अर्पिता का को देखते हुए कहा, आप दोनों यहां पर जो भी हो, हमारा टकराना हो ही जाता है, एक्सीडेंट कहे या फिर इंसिडेंट। कहते हुए जख्म ने कायांश को देखा और उसके बाद उसने ध्रुव की बाजू को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ध्रुव मुझे भूख लगी है, चलो डिनर करते हैं ना। ध्रुव ने जब देखा कि जख्म का बिहेवियर अचानक से बदल गया है तो वह हैरान हो गया और फिर जल्दी से हामी भरते हुए बोला, ओके। इतना बोलकर वो दोनों कायांश और अर्पिता को एक्सक्यूज करके वहां से चले जाते हैं। कायांश को महसूस होता है कि जख्म ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। वह उसे इग्नोर कर रही थी, जबकि उसे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने इतने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अर्पिता जब देखती है कि कायांश की नजरें कहीं और है, वो कायांश की फॉलो करती है तो कायांश की नजरें चाराजी जख्म पर थीं। ये नोटिस करते ही वह चिढ़ जाती है और उसका खून खौल जाता है। उसका दिल करता है कि वह अब भी जाकर जख्म की इंसल्ट करे, सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। लेकिन यह उस पर ही भारी पड़ेगा क्योंकि जख्म अंदानी कोई आम लड़की नहीं थी। अगर कोई आम या गरीब लड़की होती तो अर्पिता उसे वैसे भी हैंडल कर लेती क्योंकि उसने पहले भी बहुत बार ऐसा किया था। लेकिन जख्म अंदानी उसकी औकात से बाहर थी, वरना अभी तक तो वह उसे गायब भी करवा दी थी, जैसे कि उसने पहले भी किया है। ध्रुव और जख्म डिनर करने लगते हैं। ध्रुव जख्म से कुछ कहना चाहता था लेकिन वह कहने में हिचकिचा रहा था। जख्म भी ये फील कर लेती है और उसे इंटरेस्ट भी नहीं था। ये ध्रुव भी जनता था, इसीलिए वह उससे पूछता भी नहीं है। पार्टी अपनी पिक पर थी। मेहमानों से पूरा रिसॉर्ट फुल था। वहां पर कुछ लोग सिंगिंग कर रहे थे, कुछ लोग अरेंजमेंट चेक कर रहे थे। तभी एक वेटर जख्म के पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और जख्म को देता है। जख्म बिना कुछ सोचे समझे कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वह वेटर से पूछती है कि रेस्ट रूम कहाँ है। तो वेटर उसे इशारा करके बता देता है कि लेफ्ट जाकर उसे मिल जाएगा रेस्ट रूम। जख्म अपना सिर हिला देती है और फिर उस तरफ जाने लगती है। इधर कायांश जख्म को अकेले पार्टी से जाता हुआ देखकर क्यूरोस हो जाता है और ना चाहते हुए भी वह वहां से जाने लगता है। तभी एक वेटर उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। कायांश उस कोल्ड ड्रिंक को उठा लेता है क्योंकि उसे कोई तो बहाना चाहिए था ना। वह उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए उस तरफ जाने लगता है। वह देखता है कि कोई जख्म का पीछा कर रहा है। उस परछाई को देखकर कायांश की आंखें सर्द हो जाती हैं। वह जल्दी से उस कोल्ड ड्रिंक को फिनिश करता है और वेटर जो उसके सामने से गुजर रहा था उसके ट्रे में रख देता है। कायांश जख्म को फॉलो करते हुए उसके पीछे जा रहा था और अर्पिता ने जब यह देखा तो वह जल्दी से कायांश का हाथ पकड़ते हुए वह बोली, कायांश कहाँ जा रहे हो तुम? पार्टी वहां हो रही है। कायांश अपनी सर्द निगाहों से गुस्से से अर्पिता को देखते हुए बोला, तुम अपने काम से काम नहीं कर सकती? जरूरी है मेरे काम के बीच में टांग अड्डाना। जाकर तुम पार्टी को क्यों नहीं एंजॉय करती हो? तुम ये चाहते हो कि मैं यहां पर सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करूं? गेट लॉस्ट। कायांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर अर्पिता डर जाती है और वह कायांश का हाथ छोड़ देती है। अर्पिता वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगती है। कायांश उस पे बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है। जख्म गेस्ट रूम के अंदर गई और उसके बाद कायांश बाहर ही खड़ा हो गया। तभी कायांश को सबको धुधला धुधला नजर आने लगा।
उसे सब कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा था, इसीलिए उसने अपना सिर झटका, तभी उसका हाथ कांपने लगा था। कायांश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी थी। कायांश को अचानक से अपना शरीर जलता हुआ महसूस हुआ, इसलिए वह अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी टाइट ढीली कर देता है। कायांश के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसे तपती भट्टी के अंदर डाल दिया हो। उसके शरीर पर पसीना ही पसीना हो गया था। 10 मिनट में उसकी हालत खराब हो गई थी। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके कॉलर बोन और जो लाइन से टपकता हुआ पसीना उसे सेक्सी लुक दे रहा था। जख्म बाहर आई और जब उसने बाहर कायांश को देखा तो वह चौंक गई और बोली, मिस्टर कायांश वालिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज वॉशरूम है। कायांश जख्म को देखता है। जख्म ने जब कायांश की हालत देखी तो वह हैरान रह गई और बोली, ये आपको क्या हुआ है मिस्टर वालिया? कायांश जख्म की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वह उससे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। वो एकदम जख्म के ऊपर गिरने लगता है। तो जख्मा उसे संभाल कर बोली, मिस्टर वालिया, क्या हुआ है आपको? कायांश के चेहरे पर पसीना ही पसीना था और उसकी आंखें ब्लर हो गई थीं। उसे इतनी गर्मी लग रही थी और जख्म उसे इस वक्त अपना शिकार नजर आ रही थी। वह जख्म के चेहरे को पकड़ लेता है। उसने जख्म का चेहरा जोर से अपने हाथों में भर लिया था और उसके बालों में अपना हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आई डोंट नो बट आई नीड यू। इतना बोलकर कायांश बिना कुछ बोले ही जख्म के होठों पर अपने होंठ रख देता है और जख्म की आंखें चौड़ी हो गईं। कायांश जख्म को दीवानों की तरह चूमने लगता है। जख्म कांप सी गई और वह कायांश को खुद से दूर करने लगी, उसे मारने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था कायांश पर। जख्म के नाजुक से हाथों से भला क्या ही होने वाला था। उसने अपना हाथ उठाया और खींचकर कायांश को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और उसे दूर धकेल कर